हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं जयवत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन में। और आज की जो हमारी क्लास है ये 15th लेक्चर है हमारा 10th फिजिक्स का। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो मिसलेनियस क्वेश्चंस कहें या फिर आपके जो डाउट्स थे आपने नीचे कमेंट बॉक्स में पूछे हैं किसी किसी वीडियो में, तो उन सभी को आज के जो लेक्चर है आपका उस पर बेस्ड रहने वाला है। उन सभी कमेंट्स को, उन सभी आपके जो डाउट्स थे उनके बारे में आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैंने वहाँ पर आपको कमेंट में भी पर्सनली बोला है एक को कि जिसने भी जो भी क्वेश्चन पुटअप किया है तो मैंने कहा है कि आपके लिए स्पेशल से अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आज ये वो लेक्चर जो है आपका ये वही वीडियो रहने वाला है। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो फर्स्ट किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि पैरेलल बीम क्या है, डाइवर्जेंट बीम क्या है और कन्वर्जेंट बीम क्या है। ठीक है, इनकी प्रॉपर जो लैंग्वेज है वो मैंने इनकी डेफिनेशन जो है वो लिख दी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि बीम क्या है, बीम क्या क्वांटिटी है, किसको हम बीम कहेंगे और बीम एक्चुअल में क्या चीज़ है। ठीक है, तो बीम क्या आपकी, ये किसी भी जो आपकी नंबर ऑफ रेज जो भी आ रही हैं आपके ऑब्जेक्ट से निकल करके और मिरर की तरफ या फिर कहीं पर भी, तो वो रेज जो है, नंबर ऑफ रेज जो है, जब उनको हम इकट्ठा एक जगह रख लें या उनकी जो यूँ कहें उनके ब्रंच को जो हम कहेंगे उसको हम क्या कहेंगे, बीम ऑफ लाइट कहेंगे। ठीक है, इसकी प्रॉपर लैंग्वेज मैंने लिखी है, ए बीम इज ए स्ट्रीम ऑफ लाइट एंड इज शोन बाय नंबर ऑफ रेज। यानी कि बहुत सारे नंबर ऑफ रेज को जब मिला दिया जाता है तो उस चीज को हम क्या बोल देते हैं, उसको एक बीम बोल देते हैं। ठीक है, ये बीम ऑफ लाइट हो जाता है। वैसे ही अगर हम मैंने इसको अदर लैंग्वेज में सिंपल आपको समझ में आए इसलिए लिखा कि ए ग्रुप ऑफ लाइट रेज इज नोन एज बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये आपका बीम था। अब बात करें कि बीम भी अब ये तीन तरह का आगे जो पूछा गया था, आपने पूछा था डाउट में कि पैरेलल बीम क्या होगा, डाइवर्जेंट बीम क्या होगा और कन्वर्जेंट बीम क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब अगर हम देखते हैं कि पैरेलल बीम कैसा बीम है, जब लाइट रेज जो है वो एक दूसरे से पैरेलल किसी भी जैसे सोर्स से जब लाइट रे निकली तो वो एक जो लाइट रे थी वो इस डायरेक्शन के अंदर ऐसे मूव कर रही है, उस तरफ वो मोशन कर रही है। ठीक है, उस तरफ आगे जाकर के वो कहीं मिरर पर जा रही है, कहीं भी जा रही है, बट वो उस तरफ उस डायरेक्शन में जा रही है। तो उसके पैरेलल में ये दूसरी रे आई, इतने ही बिल्कुल इसके समान जैसे ये जो डिस्टेंस था इनके बीच का कंप्लीट, ये जो पैरेलल जो डिस्टेंस था आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर इसमें देखें ये सेम रहे, एक दूसरे के ये पैरेलल चले अगर दोनों रेज, तो इसकी जो अगर हम इसका जो ब्रंच कह दें या इन जो ऐसी नंबर ऑफ लाइट रेज जो जितनी भी हैं उन सभी को अगर हम एक जगह इकट्ठा करके बात करते हैं तो वो क्या होगी, आपकी पैरेलल बीम कहेंगे उसको, वो आपका पैरेलल बीम कहलाएगा। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है वो मैंने लिखी है लैंग्वेज, व्हेन द रेज ऑफ लाइट ट्रेवल्स पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ये जो रे ऑफ लाइट थी फर्स्ट, ये सेकंड थी, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल जब तक मूव कर रही हैं, ये मूव कर रही है किसी ऑब्जेक्ट से निकलने के बाद ट्रैवल कर रही हैं, तो उस चीज को, उस कंडीशन को हम क्या कह देते हैं, जब इसका कलेक्शन करते हैं ऐसी रेज का जो एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं तो उसको हम बोल देते हैं पैरेलल बीम। ठीक है, उससे नेक्स्ट आपके पास था कि डाइवर्जेंट बीम क्या है। ठीक है, ये अंडरलाइन कर देता हूं मैं इसको, ये है कि ट्रेवल्स पैरेलल टू ईच अदर, और इस तरह की जो रेज थी इनका अगर हम कलेक्शन कर देते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, पैरेलल बीम कहेंगे। वहीं बात करें डाइवर्जेंट बीम की, जब हमारे पास जो लाइट रे है वो स्टार्ट करती है कहाँ से, किसी एक पॉइंट से, और वो ट्रेवल करने लग जाती है कि नहीं वेरियस डायरेक्शंस के अंदर, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, तो उस चीज को हम क्या बोल देंगे, डाइवर्जेंट बीम बोल देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो आपका जो लाइट का जो बल्ब है वो क्या है आपका, वो हमारी जो लाइट रे जो आ रही है वहां से उसको स्प्रेड करता है। ठीक है, स्प्रेड करता है, तो इस वजह से हमारे पूरे कमरे के अंदर जो भी हमारा रूम है जहाँ पर भी हम उसको ऑन करते हैं उस बल्ब को, तो हमारे पास जो लाइट है वो कंप्लीट चारों डायरेक्शंस के अंदर, सभी डायरेक्शंस के अंदर जो है वो फैल जाती है। तो ये आपका डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहलाएगा। ठीक है, अगर हम पैरेलल बीम में बात करें तो आपका जो लेजर लाइट आपने देखा होगा, लेजर जो होता है आपका वो कैसा है, वो आपका पैरेलल बीम का एक ऑप्शन है, अच्छा एग्जाम्पल है। क्यों है, क्योंकि उसकी जो लेजर लाइट जो आपकी आपने देखी भी होगी, जो रेड कलर की छोटी टॉर्च सी आती है, तो वो क्या है आपका, वो लेजर लाइट है। ठीक है, अब वो लेजर लाइट जो है उसकी वेवलेंथ वगैरह जो आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे
वो एक बिल्कुल पतली सी जो उसकी यूँ कहें जितना उसमें आगे उसका जो स्पेस दिया गया होता है उसी स्पेस के थ्रू जो है वो लाइट, कंप्लीट लाइट जो है वो उसी डायरेक्शन में, उसी उसकी विड्थ के साथ जो कहें उसकी जो मोटाई है वो सेम रहती है और उसी उसमें वो डायरेक्शन में जो है लंबे दूर तक जो है वो चलती है। तो लाइट रेज जो है उसके अंदर से अलग अलग रेज निकल रही हैं, वो उनका ब्रंच है, वो इकट्ठी हो रही है जो लेजर लाइट थी उसमें से निकलने पर, तो वो एक दूसरे के पैरेलल है। और पैरेलल भी कैसे, वो सीधी चली जा रही है, ठीक है ना। वो चीज़ क्या आपका, वो एक एग्जाम्पल है हमारा पैरेलल बीम का, ठीक है। बाकी बाद में जो है अगली आप जो अगली क्लासेज होंगी आपकी हायर क्लासेज जो हैं उनमें हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर इतना डीपली उसको नहीं समझना है कि कभी आप नीचे से डाउट कहो कि सर मुझे ये डाउट आ गया कि ये लेजर जो है वो इतने लंबा कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है, उसके बारे में हम अगली क्लासेज में पढ़ेंगे। बट हाँ, उसका एक एग्जाम्पल हम मान सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो जो रे जा रही है उसकी निकल करके वो सीधा जा रही है, ठीक है, पैरेलल है वो एक दूसरे के। यहाँ पर बात करते हैं थर्ड का जो हमारा कन्वर्जेंट बीम है। तो कन्वर्जेंट बीम क्या कहता है हमें कि लाइट जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही है, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन कहें या फिर जब भी किसी एक पॉइंट पर हम उसको नोट डाउन कर रहे हैं, ठीक है, वो कैसे भी आ रही हैं, कई जगह से आ रही हैं, लेकिन वो एक पॉइंट पर आकर के मीट कर रही हैं। उस पॉइंट पर हमें क्या फाइंड आउट होगा, वहां पर हमें कन्वर्जेंट बीम की फॉर्मेशन जो है वो फाइंड आउट होगी, ठीक है। अगर हम इसका एग्जांपल लें, अभी हमने हमारा जो चैप्टर किया इसमें हमने क्या पढ़ा था, जो हमारा कॉनकेव मिरर था वो कैसा था, कन्वर्जिंग मिरर था। अब वो कन्वर्जिंग मिरर है या फिर जो कॉन्वेक्स लेंस था आपका वो भी कन्वर्जिंग लेंस था। तो जब इनके अंदर हमने क्या देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से कोई रे ऑफ लाइट आई मिरर पर या लेंस पर आकर के वो टकराई, वहां पर इंसिडेंट हुई, आफ्टर रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन उनके बीच में कुछ हमें देखने को मिला। और वो क्या देखने को मिला कि वो जितनी भी रेज ऑफ लाइट आकर के वहां पर टकराई थी, इंसिडेंट हुई थी आपके मिरर पर या फिर लेंस पर, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन किसी एक पॉइंट पर जाकर के कुछ टाइम के लिए मीट कर रही थी, वहां से वो क्रॉस हो रही थी। तो वहां पर जाकर के जो वो बीम बनेगा हमारे पास कुछ टाइम के लिए, वो क्या होगा आपका, वो कन्वर्जेंट बीम होगा। ऐसा ही एक ये एग्जाम्पल दिया मैंने, यही नहीं कहा कि कन्वर्जेंट बीम केवल वहीं बनेगा, ये उसका एक एग्जाम्पल है आपका कन्वर्जेंट बीम का। यानी कि कुल मिलाकर के जो इसमें मैंने डेफिनेशन भी लिखी है, इसकी लैंग्वेज भी लिखी है, वो यही क्या है कि जो लाइट रेज जो है वो कम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस मीट एट ए पॉइंट, देन द कलेक्शन ऑफ सच टाइप्स ऑफ रेज इज नोन एज कन्वर्जेंट बीम, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्जेंट बीम कहलाएगा, ठीक है। ये आपको शायद दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, इसको आप लिखना चाहें तो लिख लेंगे, द कलेक्शन ऑफ सच टाइप्स ऑफ रेज इज नोन एज कन्वर्जेंट बीम, ठीक है। तो ये कन्वर्जेंट बीम क्या है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका एग्जाम्पल भी हमने कुछ अलग लिया अपने चैप्टर से रिलेटेड, तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लेंगे। यही है कि अलग अलग सोर्सेज से या कहीं अलग अलग जगहों से, अलग अलग डायरेक्शन से आपकी लाइट रेज आ रही हैं, और उनको जब हमने नोटिस किया तो वो किसी एक पॉइंट के ऊपर, मान लीजिए ये दो अलग अलग लाइट आई और ये इस पॉइंट पर हमें मिलती हुई दिखाई दी, यहाँ पर आकर के मिली, तो यहाँ पर जो ये सोर्स यहाँ पर बनेगा जहाँ पर ये टकराई है एक दूसरे से, कुछ देर के लिए ये कन्वर्ज हुई हैं, तो उस चीज़ को हम क्या बोल देंगे, कन्वर्जेंट बीम हो जाएगा। उसको जब हम अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें इसकी फॉर्मेशन वहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो ये था आपका बीम के बारे में। फिर इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं, किसी एक स्टूडेंट का जो डाउट है उसको सोल्व करते हैं। उसका शायद मिरर से रिलेटेड है, उन्होंने पूछा था, तो उस स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट हैं उनका एक डाउट था, हमारी शायद फर्स्ट या सेकंड लेक्चर है जो आपका 10th का, उस पर उन्होंने कमेंट किया हुआ है कि सर अगर कोई लाइट रे जो है, आपने बताया था कि यहाँ पर उन्होंने जो फर्स्ट जो क्वेश्चन उसका डाउट था उनका वो क्या था कि सर आपने कहा कि एंगल आई जो है एंगल आर के इक्वल नहीं होगा, बट फॉर्मेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो एंगल आई है वो एंगल आर के इक्वल आएगा, ठीक है। तो मैंने ये बात भी कही, अगर वो उस वीडियो लेक्चर को जो है वो थोड़ा सा ध्यान से देखें तो उसी में उनका जो डाउट था वो क्लियर हो जाता। मैंने इतना टाइम उसको क्यों नहीं बताया वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर अगर मैं उसको बताता तो वो सोचते कि सर हमें चला रहे हैं या जानबूझ करके हमें बता नहीं रहे हैं। मैंने इसीलिए उनको नहीं बताया था ताकि वो अच्छे से इस कंप्लीट चैप्टर के बारे में एक बार समझें, रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, उनको उसी चीज़ में डाउट है और उस वजह से उनके माइंड में जो ये क्वेश्चन था ये आया था, ठीक है। अब यहाँ से आपका क्लियर हो गया होगा, ये जो आर है ये रिफ्लेक्शन एंगल है, और ये जो आर था आपका, जब ये आई इज नॉट इक्वल टू आर है तो ये रिफ्रैक्शन एंगल है, ठीक है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है उसको समझो आप।
ये आपका रिफ्लेक्शन एंगल था, ठीक है, और ये आपका रिफ्रैक्शन एंगल है। ये आपका जो मेन डाउट जो था क्रिएट हो रहा था, क्यों हो रहा था, वो इस रीजन की वजह से हो रहा था। आप इसको रिफ्लेक्शन मान करके और उसको जो है अज्यूम कर रहे थे कि इंसिडेंस जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा, वो रिफ्लेक्शन एंगल के इक्वल होगा। हाँ, हमने रिफ्लेक्शन की जो कंडीशन पढ़ी है उस क्लास के अंदर, कि उससे पहले मैंने बताया कि लाइट क्या है, फिर उसके बाद बताया रिफ्लेक्शन क्या है। तो रिफ्लेक्शन में मैंने ये चीज लिखी है और रिफ्रैक्शन के अंदर मैंने ये चीज लिखी है। तो ये दो अलग अलग फिनोमिना है, आप इन दोनों को जो है एक जगह मिक्स ना करें, नहीं तो कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। आपको आराम से जो है ये क्वेश्चन जो है इसका जो डाउट था आपका वो क्लियर हो गया होगा। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, ये आपका रिफ्लेक्शन के केस के अंदर। और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था आई, ये कभी इक्वल नहीं आएगा आपके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के, ठीक है। रिफ्रैक्शन का आपको पता ही होगा क्या था फिनोमिना हमारा रिफ्लेक्शन के अंदर। हमारा जब कोई लाइट जो है वो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर ट्रेवल करेगी, मान लीजिए ये इंसिडेंट हुई यहाँ पर आकर के, और यहाँ से जब इसको जाना कहाँ था, यहाँ जाना था, लेकिन अब वो जो मीडियम है उसका चेंज हुआ है, तो इस वजह से आपकी जो लाइट रे थी या तो वो टुवार्ड्स द हमारे नॉर्मल जो था ये एन इसकी तरफ मुड़ेगी, बेंड कर जाएगी ये, या फिर इसका अवे फ्रॉम द जो नॉर्मल था उससे चली जाएगी। तो ये चीज जो होगा एंगल ऑफ आर, ये जो बना है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये बना है, और इसके अंदर या तो इस केस में तो ये बनेगा यहाँ वाला, और इस केस में ये, तो ये जो दो चीजें हैं ये कभी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल नहीं आएंगी। ये यहाँ से एंगल ऑफ आई जो था इसके इक्वल कभी नहीं आएगी, ये चीज हमारी ये बताती है। और वैसा अगर हम रिफ्लेक्शन में देखें तो रिफ्लेक्शन हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर कोई मिरर रखा है अगर, या फिर जो भी चीज रखी थी हमारी, कोई सरफेस थी, पॉलिश्ड सरफेस थी, इस पर आकर के हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, और यहाँ पर अगर कोई इंसिडेंस रे आती है और वो टकराती है, तो जो ये एंगल है इसको इंसिडेंस एंगल कहा था, ये इतने ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। इस फिनोमिना के अंदर हमारे पास जो ये आ रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमारे पास क्या आएगा, इक्वल आएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस के। फिर से बता देता हूँ, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और ये आपका क्या था, रिफ्रैक्शन था। ये एंगल ऑफ आर जो है ये रिफ्रैक्शन एंगल है, ये रिफ्लेक्शन एंगल है। दो अलग अलग फिनोमिना थे, दो अलग अलग क्वांटिटीज थी, उनके लिए आपको कभी भी जो है कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से इस चीज को आप समझ लेंगे, ठीक है। अगर फिर भी डाउट रहता है तो एक बार जाकर के उस क्लास को आप फिर से देखिए, आपका जो डाउट है और अच्छे से जो है उस वहां पर क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो था आपका एक क्वेश्चन, उसमें पूछा था कि प्लेन मिरर पे अगर हम किसी एंगल जो वो शायद न्यूमेरिकल आपने पूछा था, उसमें पूछा आपने कि 30 डिग्री से कोई लाइट की जो रे आकर के इंसिडेंस हो रही है, इंसिडेंट कर रही है, ठीक है। मैं यहाँ कोशिश करूंगा कि उसका जो स्क्रीनशॉट है आपको दिख जाए स्क्रीन पर क्वेश्चन का। तो उस क्वेश्चन के अंदर आपने जो है ये नहीं दिया गया उसमें हमारे पास कि वो जो एंगल 30 डिग्री का इंसिडेंट एंगल जो बना रही है, वो जो लाइट इंसिडेंट रे जो है वो बना रही है, वो किसके साथ बना रही है, हमारे मिरर के साथ है या फिर हमारे नॉर्मल के साथ है, ठीक है। अगर ऐसे कंडीशन में आपसे नहीं दिया गया है तो हम उसको मान करके चलते हैं अगर कि वो आपका किसके साथ है, वो हमारा मिरर के साथ है, ठीक है। मैं यहीं पर बता देता हूँ आपको, ये आपके पास क्या है, ये हमारा प्लेन मिरर मान लेते हैं। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी अगर आप देखेंगे तो वो क्या क्या है, प्लेन मिरर जो आपका रियल इमेज देता है और सेम साइज की देता है, जिस साइज का आपका ऑब्जेक्ट है उसी साइज की इमेज हमें फॉर्म करके देगा। और नेक्स्ट जो इसमें था हमारे पास वो क्या था, इसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उतना ही इसका इमेज का डिस्टेंस होगा आपका, ठीक है। और नेक्स्ट जो इसमें दिया गया है वो क्या है, इसकी प्रॉपर्टी प्लेन मिरर के अंदर मान लीजिए आप खुद एक बार आपके घर में कोई भी एक मिरर जो लगा हुआ है, जिसमें जो ड्रेसिंग मिरर हम बोलते हैं, ड्रेसिंग टेबल के ऊपर लगा है, या फिर वॉश बेसिन के ऊपर जो आपका मिरर हम फेस वगैरह देखने के लिए यूज करते हैं, तो उसमें देख सकते हैं। वहां पर जब आप जाओगे उसके सामने खड़े होंगे तो आप कोई डिस्टेंस मेजर करना, ठीक है, रफली ही मेजर करना, बट आप एक बार करके देखना, तो आप जैसे ही वो मेजर अपनी तरफ से और उस ऑब्जेक्ट का जो यूं कहें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आप मेजर करोगे, ठीक है। आप अगर मान लेते हैं कि ऐसे मेजर करते हैं इससे, तो यहाँ से आपके पास जो सामने जो इमेज आपकी बनेगी उसमें आपको दिख जाएगा कि जो डिस्टेंस है वहां पर भी कवर हो रहा है, इमेज डिस्टेंस भी वहां पर कवर हो रहा है। तो इस चीज से हमें पता लग जाएगा कि हाँ, इमेज का जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के एग्जैक्टली इक्वल रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि वो रियल होती है आपकी, रियल में हमारी इमेज हमें दिख रही है और रियल में वहां पर लाइट रेज जो है वो एक दूसरे से मिल रही है।
नेक्स्ट हम देखें उसमें तो वो हमें कैसी दिखाई देती है, वो हमें इरेक्ट दिखाई देती है, ठीक है, इमेज हमारी सीधी दिखाई देती है। तो ये प्लेन मिरर की आपकी प्रॉपर्टीज हैं जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। और नेक्स्ट जो इसमें है आपका वो क्या है आपके पास कि जैसे ही हम जो यूँ कहें कि आपका जो लेफ्ट हैंड को अप करते हैं, उठाते हैं, ठीक है, हमने उसको राइज किया तो आपके पास जो अंदर इमेज जो फॉर्म होकर के आएगी उसमें हमें कैसा दिखाई देगा, वो राइट हैंड दिखाई देगा उस इमेज का, ठीक है। आप एक बार उसको अच्छे से नोट करना, कभी भी अभी टाइम है जब लेक्चर देख रहे हैं तुरंत बाद देखना, या लेक्चर देखते देखते एक बार देखना कि जैसे ही हम लेफ्ट हैंड को राइज करेंगे, अपना अप करेंगे, तो इमेज के अंदर जो आपकी इमेज आई है मिरर के अंदर उस पर आप देखेंगे तो उसका राइट हैंड हमें वो दिखाई देगा। यानी कि जो ये फिनोमिना है लेफ्ट को राइट कर देगा और राइट को लेफ्ट कर देगा, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोल देते हैं, ठीक है। ये हमारे प्लेन मिरर के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन आपको दिख गया होगा जो उन्होंने पूछा है, जिस स्टूडेंट ने, उसमें पूछा गया है कि 30 डिग्री का अगर कोई एंगल जो बना रहा है, उसमें ये नहीं दिया गया कि इंसिडेंस एंगल है या रिफ्लेक्शन, उसमें पूछा है कि रिफ्लेक्शन एंगल कितना होगा, और साथ में क्या कहा गया है कि बस यही बताया कि एक लाइट आई, वो इंसिडेंट हुई, और इंसिडेंट होने के बाद में उसने जो एंगल उसका बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, वो किसके साथ बन रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका इनकम्प्लीट हो जाता है अपने आप में, बट फिर भी हम इसको करते हैं। अगर आपके पास जो है वो दिया गया है कि वो 30 डिग्री का जो एंगल है, ये एंगल जो है 30 डिग्री का, ये किसके साथ, अगर हम मान लेते हैं ये हमारा प्लेन मिरर है, ठीक है। अब हमने प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी पढ़ ली है, तो प्लेन मिरर यहाँ ये है आपका, इस प्लेन मिरर के ऊपर ये कोई इंसिडेंट रे आई यार, ये इंसिडेंट रे आई आपकी, ये आकर के यहाँ पर टकराई है, इस पॉइंट पर आकर के ये यहाँ पर टकरा रही है, ये आपका नॉर्मल एन है, और ये आपका क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। तो यहाँ से आकर के और रे यहाँ पर जा रही है। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो हमसे कहा गया कि वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है जनरली, अब इसमें दोनों ही चीजों को हम एज्यूम कर सकते हैं कि अगर मैं मानूं कि ये एंगल जो है यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर 30 डिग्री का, तो आपके पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना आएगा, उसमें हमें, क्योंकि अब हमारे पास जो रिफ्लेक्शन की जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी वो क्या थी, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर था, ठीक है। अब उसमें कोई चीज दी नहीं गई है तो हम उसमें मान लेते हैं कि वो मिरर के साथ 30 डिग्री एंगल जो बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल अगर वो मिरर के साथ बना रहा है तो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें कैलकुलेट करना होगा। हम डायरेक्ट ये नहीं कर सकते कि कहीं आप जल्दीबाजी में 30 डिग्री जो आपका एंगल था उसको आप एंगल ऑफ ये प्रॉपर्टी लगा दो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, और वहां पर आंसर आपकी बुक के अंदर जो 60 डिग्री दिया मिले, आप कंफ्यूज हो जाओ कि सर ने क्या पढ़ा दिया। नहीं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसमें आपके पास क्या दिया गया है, वो एंगल को कहाँ ले रहा है, वो मिरर के साथ ले रहा है, और इस वजह से आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस देखेंगे क्या आएगा, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ऑफ 30 डिग्री जो है ये आएगा आपका 60 डिग्री का एंगल जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा यहाँ से। क्यों आएगा, क्योंकि जो आपका नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल भी अपने आप में इसकी एक प्रॉपर्टी है, वो क्या है, जब भी किसी सरफेस के ऊपर हम कोई नॉर्मल डालते हैं तो नॉर्मल का मतलब है कि वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। और जब भी किसी सरफेस के ऊपर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ से हमारा जो ये एंगल है इस मिरर के साथ ये कितना आ जाएगा आपका, ये हमारा 90 डिग्री का है, और हमें ये दिया गया है कि ये एंगल आपका 30 डिग्री है, तो जो बच गया रिमेनिंग रिमेनिंग जो पार्ट आ गया वो क्या आ जाएगा आपका 90 माइनस 30 डिग्री। अगर ये 30 की बजाय कुछ और है, अल्फा एंगल दिया होता तो 90 माइनस अल्फा आ जाता इंसिडेंस एंगल। तो अल्फा जो था आपका, अल्फा की वैल्यू हमने 30 जो दी हुई है, तो यहाँ से आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब हमारी रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी थी प्लेन मिरर के अंदर, या फिर यूं कहीं भी रिफ्लेक्शन जब भी होगा तो एंगल आई इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। तो एंगल आई की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, तो एंगल आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ये भी 60 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका रिफ्लेक्शन एंगल जो है वो कितना आ जाएगा, वो 60 डिग्री यहाँ से भी फाइंड आउट होकर के आ जाएगा हमारे पास। तो ये आपका रिफ्लेक्शन के बारे में था। इस रिफ्लेक्शन के रिलेटेड जो दो डाउट्स थे आपके वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो अगर आप इसमें प्लेन मिरर के लिए लिखना चाहें तो क्या क्या लिखेंगे कि प्लेन मिरर आपका जो है वो क्या दिखाता है हमें, वो हमें रियल इमेज की फॉर्मेशन करके देता है,
और इमेज कैसी होती है, वो इरेक्ट इमेज होती है, ठीक है, रियल और सीधी। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो सेम होगा, कितना होगा, जितना जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उतना ही आपका इमेज डिस्टेंस होगा, ठीक है। u इज इक्वल टू वी जो है प्लेन मिरर के केस के अंदर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ये मैं प्लेन मिरर के अंदर बता रहा हूँ। ये जो एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो था, ये आपका रिफ्लेक्शन केस के अंदर है, रिफ्लेक्शन फिनोमिना के अंदर है। और जो ये चीजें मैं बता रहा हूँ इससे प्लेन मिरर से रिलेटेड, वो क्या है, रियल इमेज देगा, इरेक्ट देगा। और नेक्स्ट जो था आपका वो क्या था कि आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसके इक्वल ही आपका इमेज का डिस्टेंस आएगा। और उससे नेक्स्ट जो आपका वो क्या है, जो आपका लेफ्ट हैंड है उसको अगर हम रेज करते हैं, लेफ्ट जो पोर्शन होगा उसको वो इमेज के अंदर राइट बनाएगा, और जो राइट आपका रियल में पोर्शन ऑब्जेक्ट का उसको वो क्या बना देगा, लेफ्ट बना देगा। तो ये इस चीज को, इस फिनोमिना को हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। ये लेटरल इन्वर्जन का फिनोमिना भी हमें कौन देता है, हमारा प्लेन मिरर जो हमें देता है। तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में जो है लिख लेना, नोट डाउन आपके नोट्स में कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि आपका एक डाउट और दिया गया है, वो क्या है, वो आपका कॉनकेव मिरर की जो इमेज फॉर्मेशन हमने की थी उसके न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लिया होगा आपने। मैं नेक्स्ट चलता हूँ। तो नेक्स्ट जो आपका ये क्वेश्चन दिया गया है आपका कॉनकेव मिरर से रिलेटेड, जो है किसी ने डाउट पूछा था मेरे से, तो उसमें हमें क्या कहा गया है कि एक कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 4 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, देन फाइंड वेयर इज इमेज लोकेटेड, ठीक है। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, हमें फाइंड आउट करना है कि इमेज जो डिस्टेंस है आपका कितनी दूर होगा। कहाँ से फाइंड आउट करना है, हमें कहा गया है कि मैग्निफिकेशन उसका दिया गया है कि वो 4 टाइम्स मैग्नीफाइड है। एक बार आप इसको खुद से करके देखिए, इजी सा क्वेश्चन है, केवल लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज दिया गया है, ठीक है। जो स्टूडेंट एक बार करके देखना चाहता है वो करके देख लीजिए वीडियो को पॉज करके। मैं स्टार्ट करता हूँ। हमें क्या कहा गया है कि 4 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज उसने दी है। तो 4 टाइम मैग्नीफाइड इमेज का मतलब क्या है कि हमारा जो m है इसकी वैल्यू हमें दी गई है, वो कितनी दी गई है, वो हमारी 4 के इक्वल दी गई, ठीक है। ये हमारे पास मैग्निफिकेशन दिया गया है इमेज का। उसके बाद उसने कहा कि ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, यानी कि u की वैल्यू जो है हमें दी गई है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर दी गई, ठीक है। अब बात करें अगर हम इसके अंदर, तो आपके पास जो क्या दिया गया है, फर्स्ट चीज को अगर हम पढ़ते हैं, मैग्नीफाइड रियल इमेज। तो रियल इमेज हमारी कैसी होती थी, मैग्निफिकेशन जिस टाइम पर मैंने करवाया था उस टाइम पर आपको बताया था कि आपकी कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर जो भी था उसमें अलग अलग केस मैंने आपसे करके दिखाए थे कि प्लस निशान, प्लस का जो साइन था वो किस में आएगा और माइनस का साइन किस में आएगा, ठीक है। हमारी रियल इमेज बन रही है और कहाँ कॉनकेव मिरर के केस में बन रही है, तो कॉनकेव मिरर के केस के अंदर आपका जो इमेज की फॉर्मेशन थी, मैग्निफिकेशन था, वो किसके इक्वल था, फॉर्मूला हमारा मिरर के केस में लिख देते हैं, चले, -v/u था, ठीक है। तो अगर हम हमारे कॉनकेव मिरर की बात करें तो आपकी जो ये फॉर्मेशन थी ये किसके इक्वल आता है, हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। वही बात करें इमेज की, तो आपकी इमेज कहाँ पर फॉर्म होती है, हमेशा वो हमारी सेम साइड में, ऑब्जेक्ट जिस साइड में रखा है उसी साइड में इमेज की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ से ये भी नेगेटिव, तो ये दोनों क्वांटिटी तो पॉजिटिव हो जाएंगी। तो अगर हमारा मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया है तो कहाँ है आपका कॉनकेव मिरर के अंदर, कॉनकेव मिरर के अंदर हमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू दी गई है, इमेज आपकी रियल बनेगी क्योंकि -v आया ना। तो -v का मतलब क्या है कि इमेज आपकी कहाँ बन रही है, वो हमारे ऑब्जेक्ट की साइड बनेगी। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, m की वैल्यू किसके इक्वल आई, ये -4 जो था इसके इक्वल आई। बस यही बात यहाँ से क्लियर करनी थी, इसका इजी सा ये काम था। अब आप यहाँ पर इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका v की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, ठीक है। यहाँ पर हमें दिया गया है क्योंकि अब हमारे पास मैग्निफिकेशन की हमें जो मैग्नीट्यूड कहें वो बताया था 4 टाइम्स है, तो ये 4 आ गया। और ये क्योंकि कॉनकेव मिरर के अंदर रियल इमेज की फॉर्मेशन हो रही है तो ये आपकी कैसी आएगी, ये हमारा नेगेटिव आएगा मैग्निफिकेशन, ठीक है। जिसका ये जो डाउट है ये बचता है तो वो पिछले जो लेक्चर है, शायद 12th लेक्चर या 13th जो भी लेक्चर है आपका, 12th है शायद में भी, तो उस लेक्चर को आप देख लीजिए, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा। यहाँ अगर मैं इसको ड्रॉ भी करूँ तो ये कॉनकेव मिरर आपका, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो हमें क्या कहा गया है कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रखा गया है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। यहाँ पर ये जो है 10 सेंटीमीटर दिया गया है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस साइन कन्वेंशन को अगर हम अप्लाई करते हैं
तो यहाँ से आपके पास ये सारी चीज़ें इस तरफ की नेगेटिव आएंगी, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है ये भी -10 आ जाएगा। अब बात करते हैं, हमारा m भी नेगेटिव आया है, u भी नेगेटिव आया है, तो u नेगेटिव की वजह से ये आपके पास ये आ गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव आ गया। ये चीज़ और इस चीज़ का यूज करके हम m का यूज करके v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी मैंने फॉर्मूला लिखा है m इज इक्वल टू -v/u, और u की वैल्यू और v की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे, m की वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से m की वैल्यू -4 है और -v और आपके पास u की वैल्यू क्या है -10, तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपके पास जो है v की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई, v इज इक्वल टू -4 × 10 के मल्टीप्लाई आ जाएगी, -40 सेंटीमीटर जो आपकी इमेज का जो डिस्टेंस है मिरर से वो आ जाएगा। ठीक है, तो v की वैल्यू आपकी -40, यानी कि -10 ये इस तरफ था, तो -40 ये कहीं और दूर जाकर के इस डिस्टेंस के इस डायरेक्शन के अंदर आपकी लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर आएगी। कहाँ आएगी, ये आपकी 40 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब बात करें, अगर हम इसमें मैग्निफिकेशन आपका 4 टाइम्स हो रहा है, तो मैग्निफिकेशन 4 टाइम्स का मतलब क्या है आपका, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है उससे 4 गुना आपके पास क्या आएगा, हमारा मैग्निफिकेशन का मतलब ही क्या था कि h'/h था, ये था किसके इक्वल, मैग्निफिकेशन के इक्वल, और ये मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपकी किसके इक्वल आई है, -4 के। -4 जो है वो क्या है, -4 हमारा मैग्निफिकेशन है। अगर इस हाइट को इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, हाइट अगर ऑब्जेक्ट की मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर भी है, तो इस तरफ हाइट ऑफ आपकी इमेज की हाइट क्या आ जाएगी, इमेज की हाइट हमारे पास h' जो है वो -4 सेंटीमीटर आ जाएगी। अगर हमारी h की हाइट जो है वो अज्यूम कर रहा हूं मैं, अगर वो 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि इमेज की जो हाइट वो नेगेटिव में आ रही है, तो इमेज जो है वो इन्वर्टेड होगी। तो यहाँ पर आकर के कहीं 40 डिस्टेंस का जो 40 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है ट्रेवल करने के बाद आपकी जो इमेज है वो कैसी होगी, एनलार्ज होगी, 4 टाइम्स होगी, और कैसी होगी वो -4 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है उसके इक्वल आएगी। यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि वो इन्वर्टेड इमेज जो है यहाँ पर फाइंड आउट होगी। ठीक है, तो ये आपका मिरर से रिलेटेड एक डाउट किसी स्टूडेंट ने पूछा था, तो वो है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो आपके जो डाउट्स आपने पूछे थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट कोई भी एक लेक्चर बना करके उसमें हम उनको डिस्कस कर लेंगे। तो आज की क्लास में बस यहीं तक करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो लेक्चर था अच्छे से समझ में आया होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।